बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फरागोगी या फ़रद शहज़ादी की वकालत के लिए मैदान में क्यों उतर आए हैं? वो तो चलो उनके वकील बन गए हैं इमरान खान साहब, तो खान साहब की अब वकालत कौन करेगा? खान साहब के ख़िलाफ़ कितनी इंक्वायरियाँ जल्द मंजरेआम पर आने वाली हैं या खुलने वाली हैं? कुछ हमें इंफॉर्मेशन जो मिली है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर शेख रशीद साहब और पीटीआई के दीगर जो ओहदेदारान हैं, फवाद चौधरी वगैरह, उनकी चीखें जो हैं वो आसमान तक वो जा पहुंची हैं। और शेख रशीद साहब तो बाकायदा फौज वालों को आवाज़ें देने लग गए और वो कहते हैं कि जनाब एक पागल को वज़ीर दाखिला बना दिया गया है और वो पागल जो है अपने पागलपन में खून रेजी करवा देगा, मुल्क में खून खराबा हो जाएगा। वो पागल उनको कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह को, लेकिन उनकी अपनी बातों से भी पागलपन जो है वो आज झलक रहा था। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखें, वो माजी का जो शेख रशीद था उससे बहुत मुख्तलिफ है। फ़ौज को आवाज़ें देना किसी सियासतदान का मेरा नहीं ख्याल कि ये होना चाहिए या उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ये तो मौज़ूआत हैं ही। इससे पहले लेकिन थोड़ी सी बात हम करेंगे। कल जो लाहौर हाई कोर्ट छुट्टी वाले दिन बैठी, छुट्टी वाला दिन मतलब ये कि सैटरडे को मुकदमात की समाअत नहीं होती अदालत में, तो डिवीज़न बेंच ने जो सिंगल बेंच के इंट्रा कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील थी, इसमें एक दिलचस्प बात जो है वो, यार ये सारे इधर उधर की मार रहे हैं। परवेज़ इलाही इधर की इधर, जो गवर्नर हैं इनके उमर सरफराज चीमा, वो अपनी कुछ बोंगियाँ मार रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म को छोर कह रहा है, फवाद चौधरी को छोर कह रहा है, आपस में मिलते ही नहीं, इनके बयान ही आपस में नहीं मिलते। अब वो जो 17 अरकान गए हैं इंट्रा कोर्ट अपील में लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें जो दलाइल दी गए हैं इनके वकील ने, उन्होंने कहा जनाब कि तीसरी दरख्वास्त जो हमजा शहबाज ने दायर की थी वो दरख्वास्त नहीं बनती थी। अगर इनका कोई ग्रीवियंस था भी तो इनको तहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करना चाहिए थी। यानी सदर और गवर्नर जो है वो तहीन अदालत के मुर्तकब हुए, अदालती फैसले न मान के। ये खुद पीटीआई के अरकान कह रहे हैं, 17 अरकान, जिनमें सुल्तान खान जो इनके पार्लियामेंट्री लीडर है, मियाँ असलम है, कई मुराद रास है, यानी बड़े बड़े लोग जो इनके, वो कह रहे हैं कि जनाब गवर्नर और सदर के खिलाफ जो है ये रेट नहीं बनती थी, बल्कि तौहीन अदालत आइन के आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती थी। वो अदालत का वो जो पैरा है ना जजमेंट का, इंटरम आर्डर का, जो 2 रुकनी बेंच ने, डिवीज़न बेंच ने जो दिया है, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। इन्होंने जो बहस की है, जो दलाइल दिए हैं, वो ये है कि जनाब तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए थी। और अब जो आज गवर्नर साहब जो है, जिनका कल 2 मई 15 दिन पूरे हो जाएंगे और नई समरी चलेगी हुई है, और वो 10 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं होता तो यानी मैंने कल भी कहा था कि 12 मई तक ये मामला जो है, ये गवर्नर जो है ये चले जाना है, क्योंकि 15 दिन होते हैं, सदर पहली समरी रोकता है और दूसरी समरी जब जाती है दूसरी मरतबा, तो वो उसको 10 दिन के अंदर अंदर उसका फ़ैसला करना होता है। अगर नहीं करता फ़ैसला तो वो आज खुद मंजूर समझा जाता है कि होगी जनाब, समरी होगी मंजूर। तो कितने दिन रोक लेंगे? और तो आज यकम है और जब तक वीडियो आएगी शायद 2 हो चुकी होगी, 2 मई, तो फिर वो 10 दिन रह गए पीछे। बहरहाल वो कहते हैं जनाब, जो ये कह रहे हैं इमरान खान फितना है, मरीम नवाज़, मरीम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह, वो कह रहे हैं कि जो फितना है वो उस्मान बज़दार का इस्तीफ़ा फितना है, कि वो फितना गलत जगह पे आ गया। ये गवर्नर इनके पीटीआई वाले कह रहे हैं। वो फिर फितना तो भाई आपके इमरान खान ने बर्पा किया, इनडायरेक्ट तो वो फितना जो है वो उसका जो खुरा है वो तो खान साहब तक की जाता है। खान साहब ने जनाब गवर्नर को बुला के कहा जनाब करो मंजूर चौधरी सरवर को। इनका वैसे कुछ लेना देना नहीं उम्र टीम का, उसका तल्लक ही नहीं बनता उससे। वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, ख़त्म हो चुके हैं, नोटिफिकेशन हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है, हुनी गल बनती। बहरहाल ये लगे हुए हैं ऐसे ही, यानी कि बच्चों वाली हरकतें। हर बंदा ये कहने लग गया है जो थोड़ा बहुत कानून और आइन को समझता है। वैसे तो जो अंधे मुकल्लद होते हैं वो तो उनके नज़र में तो हर बात जिससे वो प्यार करते हैं या जिसको चाहते हैं या जिसके अकीदतमंद होते हैं, उनके ख्याल में वो गलत होते ही नहीं। बहरहाल जो भी कानून और आइन को समझने वाला है वो कह रहे हैं कि जनाब एक चबड़े मार रहे हैं, चबड़ा। और जो परवेज़ इलाही साहब है वो कुछ और बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब इलेक्शन हुआ ही नहीं। ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हुआ गवर्नर साहब भी।
अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपने 25-26 बंदों के खिलाफ जो आइन के आर्टिकल 63A वाली रेफरेंस वो क्यों भेजा हुआ है इलेक्शन कमीशन में, और कह रहे हैं कि 6 मई को वो नहल हो जाएंगे, 6 मई को उसकी डेट है। एक तो वहाँ कानूनी तकादे पूरे नहीं किए, उनको नोटिस नहीं दिया। दूसरा, अगर इलेक्शन ही नहीं हुआ, उन्होंने वोट ही नहीं डाला हमजा शहबाज को, पार्टी पॉलिसी से, पीटीआई की पार्टी पॉलिसी को के बरक्स उन्होंने इकदाम किया है, तो फिर आप तो कहते हैं जनाब इलेक्शन हुआ ही नहीं, फिर उनके खिलाफ रेफरेंस क्यों गया हुआ है? जो रेफरेंस भेजा है उसमें ये इमरान खान साहब लिख रहे हैं, जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, कि जनाब मेरे बंदों ने वायलेशन की है आइन के आर्टिकल 63A की, इनको नहल किया जाए। रेफरेंस ये भेज रहे हैं, और रेफरेंस से पहले जो नोटिस देना होता है शोकाज वो दिया नहीं। फिर ये कहेंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाके जनाब रोला डालेंगे, आके देखें जनाब ये देखें सामने वाज़े तौर पर लोगों ने गलत वोट दिया हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। वो कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहा कि प्रोसीजर ही अडॉप्ट नहीं किया आपने, और फिर दूसरा आप तो मान ही नहीं रहे कि इलेक्शन हुआ है। अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर उनके खिलाफ फिर वोट उन्होंने कहाँ डाल दिया, रेफरेंस क्यों बन गया? बहरहाल जो भी है ये आपके सामने है, और ये जो इनकी मेरा ख्याल है ना, जो पढ़ा लिखा तबका है और थोड़ी बहुत समझ बूझ रखने वाला तबका है, उनमें इनकी मकबूलियत जनन हरकतों की वजह से ये सारा बचपना है। कल भी मैंने इनके वकील के हवाले से ये अर्ज़ किया था कि वो कहता है मज़ा आ रहा है ना, बाकी छो तुसी आइन और कानून की कहते छड़ दो, देखो असी कमाया कि इन्हों कैसे चक्कर दिया हुआ है। आखिरकार मामला तय हो ही जाना है। 10 दिन और हैं, 15 दिन और हैं, 10-15 दिन बाद फिर उसके बाद जो गेम होनी है, ये जो इन्होंने किया है, गुस्सा चढ़ाया है अपने मुखालफिन को, फिर वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो उतरेगा ना, ऐसे थोड़ा हो जाना है। वो चीखे जो हैं शेख रशीद की, वो एक गाग किस्म का सियासतदान है, उसे पता है कि वो जाली क्लाशनकोव के मुकदमे में भी बंदा फिर अंदर चला जाता है, वो जान नहीं छूटती जल्दी। और ये तो फिर तौहीन मज़हब का मामला है, 295A का जो मुकदमा दर्ज हुआ है, और वो कहते हैं कि हमने पकड़ना है इनको, अगवा करके नहीं लेके जाना, कानूनी तकाज़े पूरे करके पकड़ना है और फिर जेल में रखना है, और रखना भी फैसलाबाद में, राणा साहब कह रहे हैं। अच्छा, 29 अप्रैल की रात को हमने एक वीला किया था जिसमें हमने ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 3 और 4 का जिक्र किया था, और कहा था कि जो दियारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, वहाँ जो उन्होंने शोर शराबा किया है, उनके खिलाफ पाकिस्तानी कानून के तहत पाकिस्तान में पर्चा भी दर्ज हो सकता है, ट्रायल भी हो सकता है। तो वही आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर कानून साहब थे राना सनाउल्लाह के साथ, वज़ीर दाखिला के साथ आज़म ज़ीर तारड़, उन्होंने वही दफ़ा 3 और 4 का जिक्र किया, और उन्होंने कहा फिर ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उन्होंने बताया कोई मुतलका सेक्शन 180 से पता नहीं कितने तक कि उनके तहत ट्रायल भी फिर यहाँ पाकिस्तान में। असल तो मुकदमा दर्ज करने वाली बात है वो 3 और 4, वो कहते हैं वो कि जो बैरून मुल्क जुर्म हो और वो पाकिस्तानी कानून के तहत भी जुर्म हो तो फिर पाकिस्तान में उसका ट्रायल हो सकता है। बहरहाल वो उन्होंने बता दिया कि जनाब ये जो आप कहते हैं सऊदी अरब वाला मामला पाकिस्तान में नहीं हो सकता, तो वो मैंने तो 29 तारीख को बता दिया था, उन्होंने आज 1 मई को बताया है, और पहला मुकदमा दर्ज हुआ है 30 अप्रैल को फैसलाबाद में। अब वो जो मेन इनके थे साजिशी अनासर, अनिल मुसर्रत, साहबजादा जहांगीर वगैरह, और ब्रिस्टर पता नहीं आमर लिहाज क्या नाम उनके थे, वो तो निकल गए वहाँ से। बाकी लोग कुछ पकड़े गए हैं वहाँ पे, उनको वहाँ जो वाज़ार वहाँ अपनी अदालतों के मुताबिक वो ट्रायल करेंगे। वहाँ सऊदी अरब में कितनी सज़ा हो सकती है उनको, वो जो उनका कानून है उसके मुताबिक जो उनके प्रोसिक्यूटर हैं सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ 1 साल तक कैद की सज़ा होगी उन लोगों को, हो सकती है जुर्म साबित, और 5 लाख रियाल जुर्माना होगा, और फिर डिपोर्ट अलग होंगे, और फिर पाबंदी भी लग सकती है कि वो दोबारा मुकद्दस मकामात पे ना आएँ। बहुत सारे लोगों पे पाबंदी लग जाती है, लगी हुई है अब भी, कि आप नहीं आ सकते वहाँ पे, सऊदी अरब का वीज़ा नहीं मिलता उनको, ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, पूरे मुल्क ब्लैक लिस्ट कर देते हैं वो, तो कि एक दफ़ा मुजाहरा कर दिया तो उसके बाद दूसरे साल फिर वो हज के लिए नहीं पहुँच सके। ये वहाँ की सूरत है। और जो पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हुआ है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295A उसमें लगाई गई है। ये दफ़ा ये कहती है कि किसी के मजहबी जज्बात जो हैं उनको मजरू करना, इस पर 10 साल तक कैद की जो है सज़ा हो सकती है। नाकाबिल ज़मानत ऑफेंस है, ज़मानत नहीं होती है इसमें, लेकिन अदालतों की सवाबदीद पे होता है बहुत सारे मामला। तो ये वैसे
ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है, यानी पुलिस पकड़ लेगी जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी पर्चा दर्ज करने के लिए। और फिर उसमें ज़मानत जो है वो अदालत नहीं लेती, कानून क्या कहता है, लेकिन ज़मानत के मुख्तलिफ ग्राउंड्स होती हैं जिनकी बुनियाद पे अदालत की सवाबदीद होती है, वो ज़मानत पे रिहा कर सकती है। तो ये मजहबी जज्बात मजरू करने का केस है। इसमें इमरान खान साहब का नाम है, शेख रशीद साहब का नाम है, और फिर फवाद चौधरी का नाम है, और अनिल बसरत, साहबजादा जहांगीर, कासम सूरी, आमर इलियास जिनका जिक्र किया है, और शेख रशीद के भतीजे तो गिरफ़्तार भी हो गए हैं इसमें। राशिद शफीक उनका नाम है। इमरान खान ने भी चीखें मारी हैं, जनाब उसको क्यों गिरफ़्तार कर लिया। देखें ये कोई इंसाफ है कि बंदा सऊदी अरब से आया है और उसको गिरफ़्तार कर लिया। ये खान साहब कह रहे हैं वो पर्चा दर्ज है भाई जी, पर्चा दर्ज होवे तो गिरफ़्तार करना होंदा, ठीक है ना। अदालत जाके दसे जनाब मैं तो उत्थे आया नहीं सी, उत्थे वीडियो बनाता फिरदा सी, और कह रहे सी जनाब ये इमरान खान की फतह है, MNA है ना इन्हों दे हो। और उसमें फिर एक शख्स हैं जिसको कहते हैं शहबाज गिल, वो पहले भी उनके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें शातें लोग करते रहते हैं। उसमें जो FIR है वो बड़ी, उसमें एक शरारत मुझे तो नज़र आ रही है। वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वो लिखा हुआ था कि शहबाज गिल वलद नामालूम, यानी नामालूम का मतलब ये नहीं होता कुछ जो आम जहन में फौरी तौर पे आता है। इसका मतलब होता है कि मैनू नहीं पता है अब्बे का की नाम, लेकिन बंदा ये है अब्बे का नाम का नहीं मैनू पता, यानी वो बंदा इतना ज़्यादा उसको जानता नहीं होता, ये इसका मकसद होता है। लेकिन वहाँ वो ज़ाहिर है फिर मजाक तो बन ही जाता है उसका। तो शहबाज गिल वर नामालूम, तो इसमें गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हुई हैं। एक साहब जो है पकड़ के ले गए उनको फैसलाबाद वाले, फैसलाबाद पुलिस ने वो पकड़ लिया है राशिद लतीफ़ को। और बाकी जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम अगवा नहीं करेंगे, यानी गैर कानूनी तरीके से नहीं पकड़ेंगे इसको, शेख रशीद को, इमरान खान को, सबको पकड़ना है और पकड़ के डालना है जेल में। और इस ज़ाहिर अगर वो बेगना होंगे तो छूट जाएंगे, अगर गुनहगार होंगे तो फिर तो ज़ाहिर है फिर सज़ा ही होगी जो भी होगा। और शेख रशीद साहब, इमरान खान खुद इसमें फंसे हैं, आ बैल मुझे मार। बहरहाल अब शेख रशीद साहब की चीखें जो हैं वो फ़ौज को बुला रहे हैं कि फ़ौज की जनाब ये बात सुनते हैं, सारे फ़ौज की बात मानते हैं, इनको बिठाएं जनाब एक जगह पे, और जी इनको कहें कि नए इलेक्शन की तरफ जाएं, सबको मनाएं। वो जब वो कहते थे जनाब आएँ मिल बैठ के बात करते हैं सारे, कोई मिसाक के मईशत तक की बातें वो कर रहे थे, उस वक्त तो आप कह रहे थे जनाब चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाना। अब कह रहे हैं कि चोरों को मनाएं जनाब कि हमें वो थोड़ा सा रिलीफ दे दें, इलेक्शन की तरफ चले जाएं हम। वो जो कोई बात नहीं, गिरफ्तारियों से मैं नहीं डरता। वो जो मेरा भतीजा है राशिद शफीक शेख, वो जिसकी वीडियो का मैं जिक्र कर रहा था कि जनाब वो जो तरावी पढ़ने भी नहीं आए, ये फतह है। यार ये शर्म की बात है कि आप लोग कुछ लोगों को इबादत करने से रोकते हैं, और वो भी हरमैन शरीफैन में। चलो ये शुक्र करें कि पुलिस ने इक्तफा किया है 295A की हद तक। अगर 295C तो इन्हें रसालत लग जाती तो फिर कहा जा सकता था कि इंतकामी कार्रवाई है। ये वैसे जो कानून में सामने नज़र आ रहा है वो यही लगता है कि 295A के जो जद में तो ये यकीनन आते हैं। और फिर शुक्र करें कि कानून मौजूद है, वरना वही राना सनाउल्लाह वाली बात कि लोग फिर अगर कानूनी रास्ता मौजूद ना हो या कानूनी रास्ता रोका जाए या उनकी FIR ही दर्ज ना करें हम, तो फिर लोग मुश्किल होकर कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। माजी में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जिनका जिक्र करना मैं समझता हूँ मामला और गंभीर हो जाएगा अगर उनका जिक्र करना शुरू कर दिया जाए। तो अब शेख रशीद साहब जो भी कहें करते रहें। मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह जिसको वो कहते हैं पागल आदमी है, उसने पागलपन में इसको पकड़ के अंदर ज़रूर करना है। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा भी था, जिक्र भी किया था कि कुछ लोगों की गर्मियाँ जो हैं वो जेलों में गुजरनी है, और उनमें यही लोग जिनका नाम FIR में है, इनमें से कई एक लोग जो काबू आएंगे उनकी गर्मियाँ जो हैं वो जेल में ही गुजरेंगी। बहरहाल अदालतें पड़ी हुई हैं, अगर अदालतों से ज़मानतें हो जाती हैं तो आ जाएंगे बाहर। अब आते हैं जनाब, फराज शहजादी की वकालत शुरू कर दी इमरान खान साहब ने। वैसे तो उन्होंने जो राशिद शफीक है उसकी भी वकालत की है। तो ये मैं कह रहा था आ बैल मुझे मार, शेख रशीद ने पहले कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले कि कल देखना उनके साथ वहाँ हरम शरीफ में क्या होता है। इसका मतलब है इसको पता था, उस साजिश में शरीक था। इमरान खान भी कुछ ऐसी बातें
लोगों को सत्य रहे हैं कि जनाब इनके बच्चों को ताने दें स्कूलों में, इनके साथ शादियां ना हो, ये ना हो, वो ना हो, बाहर निकलेंगे लोग तो इनको ऐसे इसी तरह। अब भी वो कह रहे हैं कि जो वहाँ हुआ है ये हर जगह इनके साथ होना है, वैसे वहाँ नहीं होना चाहिए। ये यानी शर्मिंदा नहीं है इस बात पे, ये समझते हैं। बहरहाल यार ये बड़ा हसास मौजू है, इसको ज़रा एहतियात के साथ ही इस पर डिस्कशन करनी चाहिए। किसी की जो हुबे रसूल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उस पर मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शक से बाला मैं समझता हूँ होती हैं। अच्छा, फ़र्ज शहज़ादी वाले मामले में पहले भी इन्होंने कहा था कि फ़र्ज शहज़ादी कौन सा कोई सरकारी अहदा था। फवाद चौधरी के मुंह से पहले फवाद चौधरी ने कहा एक दिन कि जनाब फ़र्ज शहज़ादी कौन है। अब इनको पता चला होगा कि जो इनके लीडर हैं उनकी बीवी की सहेली हैं ये। खान साहब ने कहा है जनाब कि वो रियल स्टेट का काम करती हैं, आपको पता ही नहीं पिछले 3 सालों में रियल स्टेट का पैसा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ठीक है खान साहब, थोड़ी गल ठीक है, रियल स्टेट का काम है। गुजरांवाला में इनकी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके दफ्तर क्यों सील हो गए हैं, ज़रा पता तो करवाएं। वो क्या रियल स्टेट का कितना फेयर काम था इनका। और फिर आपने एमनेस्टी स्कीम जो थी, आपको याद ही होगा 2019 वाली, उसमें फराह खान ने कितने पैसे जो हैं वो ब्लैक मनी जो है वो वाइट करवाई थी। वो रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड पे सर 32 करोड़ 87 लाख रुपए जो ब्लैक मनी था वो उन्होंने वाइट करवाया था उस स्कीम के तहत। और फिर जनाब उन्होंने 3 गुना असासों में इजाफा, वो भी लिखी पड़ी बात है कि 23 करोड़ इनकी आमदनी 2018 में इनके असासे थे, जो अब तकरीबन 97 करोड़ से ऊपर जो है वो चले गए हुए हैं इनके असासे। अच्छा यार, जो ना ख़वातीन का एक ना कह लें आप ग्रुप कह लें आप, ठीक है ना, गैंग मेरे ख्याल मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, उसमें फ़राज शहज़ादी भी थी, फ़रज़ शहज़ादी इनका नाम है, उनकी बहन मुसर्रत शहज़ादी थी, कुछ और ख़वातीन भी थी, फिर पिनकी पीरनी के साथ इनकी दोस्ती थी, फिर जो उस्मान बुज़दार की अहलियाँ हैं उनके साथ इनकी दोस्ती थी, और फिर जो इनके शोहर हैं एहसन जमील गुज्जर फ़रज़ शहज़ादी के, वो जो टीके थे ना, टीके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू उस्मान बुज़दार, वो गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, हॉस्टल में इकट्ठे रहते थे। वो अनाम गनी भी उसी बैच का था जो आईजी था। टीके जो है वो तो फ़रज़ शहज़ादी को सलाम करने जाता था हफ्ते में 2 दफ़ा। ये सारे जो मुकदमात हैं ना, काफ़ी सारे ऐसे जमा तफरीक़ें करके कोई 7-8 किस्म के मुकदमात हैं जो खान साहब के इब्तदाई तौर पर इंक्वायरी के लिए जो हैं वो फाइलें शाइलें झाड़ के, बल्कि फाइलें तो पहले ही बनी हुई हैं, बस वो झाड़ झूड़ के उन्होंने सामने ही लानी है। फ़रज़ शहज़ादी के वो अलकादर यूनिवर्सिटी के साथ मामला, ये उसकी जो ट्रस्ट था उसकी रुकन थी, और ट्रस्ट के चेयरमैन इमरान खान साहब थे, और पिनकी पीरनी थी उनमें, जुल्फ़ी बुखारी, बाबर अवान, सारा सारा पता ही है। और फिर ज़बानी माहदा जो है ख़रीद का, उसकी बुनियाद पे 50 करोड़ की जायदाद मलिक रियाज का बेटा इसके नाम करवा रहा है, अरबों की वो जायदाद है। वो यार ऐसे ही होता है ना, तरीका वारदात होता है ना ये। अब खान साहब ने जो फंसना है, एक तो जो रिवर रावी प्रोजेक्ट था वो इन्होंने शुरू किया था शहबाज शरीफ के दौर में, इन्होंने फिजिबिलिटी बनाई थी, लेकिन फिर कहा नहीं ये ना बन नहीं सकता, छोड़ दिया था। खान साहब ने मिट्टी मुट्टी झाड़ी इसकी और नए नाम से अथॉरिटी बना के काम शुरू कर दिया। अब खान साहब की जो वारदातें हैं कि ये शेखुपुरा तक जाना था, फिरोज़वाला में खान साहब की कोई 10 एकड़ अराजी थी, 80 कनाल, जो छुपाई रखी इन्होंने। 2013 तक इन्होंने बताया ही नहीं कि ना मेरी ये ज़रिए राजी है। वो इनके वालिद साहब के पास 90 की दहाई में कोई मुख्तारनामा आम के ज़रिए उन्होंने ख़रीदी थी। भी ये भी एक जालसाजी होती है टैक्स बचाने के लिए। फिर वो उनकी वफ़ात के बाद इनकी बहन ने तो शायद 2008 में ही इजहार कर दिया था, खान साहब ने उसके भी बाद ये शो किया ज़मीन को। तो अब खान साहब की जो टैक्स की अच्छा ये वो मकान ना प्रोजेक्ट की बात, ये फिर प्रोजेक्ट की ज़मीनें जो होती हैं ना, पहले जो फ्रंट मैन है वो पहले खरीद फरूद लेते हैं। अब खान साहब ने ये ज़मीन दी बेच, और वहाँ भी टैक्स बचाने के लिए खान साहब ने एक वारदात डाली हुई है। वो उसका रिकॉर्ड निकलेगा ना एक वीलाग में, मैंने तफसीलन बताया था कि वो 10 एकड़ के राजी की 35 इंतकाल हुए हैं मुख्तलिफ,
यानी कि टोटे कर करके ना, ताकि वो उस सतह पर ना पहुँचे जहाँ टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स से बचने के लिए एक ही बंदे को 35 मुख्तलिफ किताब बना के ये फ़रोख्त की है खान साहब ने। बहरहाल उसमें वो इंक्वायरी होगी तो डॉक्यूमेंट सामने आएंगे, पता चल जाएगा। और फिर खान साहब जो कह रहे थे ना 2019 में, अभी जो उनके साल 2019 के माली साल के जो गोशवारे वगैरह आए थे, उन्होंने 98 लाख जनाब देता टैक्स, और 4 करोड़ 35 लाख की टोटल वो कह रहे हैं जनाब आमदनी हुई उस साल। और उसमें इस्तिस्नाई 22 लाख आमदनी थी और 23 लाख ज़रिए आमदनी थी, और बाकी जो आम आमदनी है वो 3 करोड़ 89 लाख 774 रुपये इनके गोशवारे वो जो इन्होंने जमा करवाए हैं। वो ये कह रहे हैं 2018 में थे खान साहब 2 लाख 2000, 2017 में 1,03,000, अचानक 1000 गुना बढ़ गई, 100 गुना बढ़ गई, 1000% बढ़ गई कि 97 लाख टैक्स दे रहे हैं, और 4 करोड़ 35 लाख मजमूई तौर पे आमदनी खान साहब की होती है। अच्छा, अब खान साहब के ना कोई 7-8 बड़े स्कैंडल्स, एक तो रावी वाला मैंने कह दिए, फिर फिरोज वाला की ज़मीन वाला, ये वो हैं जो बहुत ही यानी कहने आपके दस्तावेजी शहादतों के साथ ऐसे ऐसे होने हैं। अब रिंग रोड पे इन्होंने फंसाया कमिश्नर को, रावलपिंडी वाले को, वो ज़रा अंदर रहा, जमानत हुई। वो लूप था, वो जो अंगूठी की शक्ल बन रही थी ऐसे, वो जो इस्लामाबाद वाला मामला था, वो उस इजलास के मीटिंग मिनट्स जो हैं वो मौजूद हैं कि इस्लामाबाद वाला जो रिंग रोड का हिस्सा था उसकी मंजूरी खान साहब ने खुद दी हुई है। और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसका जो चेयरमैन होता है वो वज़ीर आला होता है, यानी उस्मान बुज़दार साहब उसमें ज़िम्मेदार बनेंगे। और उस्मान बुज़दार साहब फंस गए तो खान साहब भी फंस गए, और फरा शहजादी फंस गई तो फिर अगे भी पार्टियां जड़ियाँ फसन गई। वो खुरा तो फिर तुरदा तुरदा खान साहब तक ही जाना ना। मैंने पहले भी खान साहब हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे पहले ही वह वेला शुरू कर देते होते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे ख़िलाफ़ ये कर देना है, अदालतें मेरे ख़िलाफ़ हो गई हैं। इनको पता होता है कि मेरे जुर्म के सबूत मौजूद हैं, तो जान बचना जो है वो मुश्किल है। और फिर जितने भी माफियास वाले मामलात हैं कि अगर कि इन्होंने नैब में तरमीम करके आर्डीनेंस में कि जो बतौर वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या वज़ीर या सरकारी अहदेदार अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी के दौरान अगर उससे कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसको वो नैब नहीं पकड़ेगा, लेकिन वो एक कानून है, तरमीम हो जाएगी, दोबारा फिर पुरानी सूरत हाल बहाल हो जाएगी। बहरहाल खान साहब के ख़िलाफ़ कोई कहते हैं कि 8 के करीब मामलात हैं जो ईद गुजार लैन। ईद वैसे पढ़ने की कभी तस्वीर तसूर जो तो वज़ीर आज़म सूरत आई नहीं सी, परसों ईद पढ़ लैन। आप लोगों को भी ईद मुबारक हो जनाब, पेशगी मेरी तरफ से। तो खान साहब जो हैं ये अब तैयार रहें, फरा शहजादी वाले में इनका नाम आएगा, ये रावी प्रोजेक्ट वाले में नाम आएगा, फिरोज़ वाला शेखुपुरा वाली जो ज़मीन है उसकी फ़रोख्त में जो घपला हुआ है इनके नाम पे कैसे हुई, असासे छुपाने का इल्ज़ाम इनके ऊपर आएगा। वो तो साकम निसार इनको क्लियर कर गया था ना कि माजी जी ने डिक्लेयर किते खैर है होंते कर देते ने ना, पता है आपको, ये डिक्लेयर करके इनको सादक और अमीन करार दिया था। बहरहाल सूरत हाल जो है, जो कहते हैं पागल वज़ीर दाखिला बकौल उनके शेख रशीद के, उनका पागलपन का दौरा जो है ना वो इन सबको लपेट में ले लेगा। और ईद के बाद आप देखेंगे बहुत सारी तब्दीलियाँ, बल्कि आपको भी ऐसा लगेगा कि शायद इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और वो फिर दस्तावेजी सबूतों के साथ बताएंगे जनाब इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रहे, असी तो ये इन्होंने किया है तो ये असी दिखा रहे हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।